नकाब किस्त नंबर 39। मैं और न जाने कितनी देर तक इन्हीं भूल भुलैयों में भटकता रहता। अगर इर्तिका एक बार फिर कमरे में दाखिल होकर मुझे मुतवज्जो न कर लेती। मैं और विजय एयरपोर्ट जा रहे हैं, इसने मुझे इत्तला देने वाले अंदाज में कहा। कुछ देर रुक जाते तो मैं भी साथ चला जाता। मैंने कहा, आप? इसने मुझे बहुत देखते हुए कहा और फिर बोली, शायद ये मुनासिब नहीं होगा, तुम नाराज हो। मैं इससे बातें करना चाह रहा था। नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया, फिर ये अजनबी लोगों की तरह गुफ्तगू कर रही हो। मैं चाहता था कि वो शिकायत करे, लेकिन उसका मौका ही नहीं आने दे रही थी। जिस बात को मैं अब तक छुपाना चाह रही थी, मेरे ख्याल में अब मैं इसमें नाकाम रहूंगी। इसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, किस बात को छुपा रही हो? मैंने किसी कदर हैरत से सवाल किया। 1 मिनट। इसने हाथ उठाकर मुझे मजीद कुछ कहने से रोकते हुए कहा, पहले मैं विजय को एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दूं, फिर आपसे गुफ्तगू करती हूँ। और ये कहते ही वो बगैर मेरे जवाब का इंतजार किए बाहर की जानिब चली गई। विजय के वालिद के मिलने और फिर इसके इंतकाल की खबर सुनने के बाद मेरे हल्के से अजीज समेत कुछ लोग आ रहे थे। तभी मैंने इसरार करके हुसैन रजा साहिब को भी इस बात पर मजबूर किया था कि वो दिल्ली आए। इन्हें बाइसरार दिल्ली बुलाने से मेरा असल मकसद ये था कि वजीर बन जाने की सूरत में इनकी कायदाना सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया जाए। लेकिन अब तो इनकी आमद का ये मकसद ही फोत हो गया था। एडवानी एंड कंपनी की साजिश कामयाब रही थी और मैं काबीना से बाहर हो रहा था। चला गया विजय? इर्तिका एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई तो मैंने इससे सवाल किया। जी हाँ, इसने मेरे सामने के सोफे पर बैठते हुए कहा। और अब इससे पहले कि कोई तीसरा फर्द आ जाए, आपको सूरत हाल से आगाह कर देना चाहती हूँ। इसने बैठने के साथ ही गुफ्तगू का आगाज भी कर दिया। मैं अब तक कुछ भी नहीं समझ सका हूँ कि तुम क्या गुफ्तगू कर रही हो। मैं हैरतज़दा आवाज में कहा, ऐसी कौन सी अहम बात है जो तुम मुझसे अब तक छुपा रही हो और अब बताना चाह रही हो? आप यही समझ रहे हैं कि मेरी जानिब से बदतमीजी का मुजाहरा और एडवानी को थप्पड़ मारने पर वो जनसिंह बके अफराद आपके इस हद तक मुखालिफ हो गए कि उन्होंने कोई ऐसी बात जरूर है जो अब तक छुपाती रही है। मैंने इर्तिका के तमतमाते चेहरे को देखते हुए सोचा, लेकिन जुबान से ही कहा, जो हो चुका इसे अब दोहराने से क्या हासिल। मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। जिस रोज मदन लाल जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उस रोज इस एल के एडवानी की चहेती उमा देवी मेरे पास आई थी। इर्तिका ने कुछ देर सोचते रहने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, एडवानी जी आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, इसलिए मुझे भी शौक हुआ कि आपसे मिलूं और देखूं कि आप कैसी हैं, क्योंकि एडवानी जी बहुत ही कम किसी की तारीफ करते हैं। इर्तिका पूरे एतमाद से गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन इसकी निगाहें झुकी हुई थी। इस तरह की बातों से जाहिर है मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, इसलिए खामोशी रही। लेकिन इसने शायद इसका कुछ और ही मतलब लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली कि एडवानी जी कह रहे थे कि इस लड़की में बड़ा टैलेंट है और वो सियासत के मैदान में बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन खराबी ये है कि वो ऐसे लोगों में फंसी हुई है जो अज खुद भी सियासत के मैदान में नोआमूज हैं। इर्तिका यहाँ तक कहने के बाद कुछ देर के लिए रुकी तो मेरे ज़हन में एडवानी और उमा देवी के दरमियान तल्लुकात के बारे में गश्त करने वाली अफवाहें ताज़ा हो गई। अब तक मैंने इस ज़िमन में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं ली थी कि मैं इसे इन दोनों का ज़ाती मामला समझता था, लेकिन जो कुछ इर्तिका बयान कर रही थी इसके बाद ही सब कुछ इनका ज़ाती मामला नहीं रह जाता था। उमा देवी चूंकि अपने दूर से आगे निकल रही थी, इसलिए मैंने इन्हें फौरन जवाब देना मुनासिब समझा और सिर्फ इतना ही कह दिया कि मेरा ना तो सियासत करने का कोई प्रोग्राम है और ना मैं सियासत में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इससे मेरी जानिब से इनका शुक्रिया अदा कर देना। लेकिन इसके अगले ही फिक्रे ने मेरी ये तमाम गलत फहमी दूर कर दी कि उमा देवी जैसी औरत को नरमी से भी समझाया जा सकता है। गुफ्तगू को एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी थी कि मैं अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। क्या कहा था इसने? इर्तिका की खामोशी से तंग आकर मैंने सवाल किया। वो अब तक जो चेहरा झुकाई गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के लिए इसने निगाह उठाई तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इर्तिका थी। इसका चेहरा शिद्दत जज्बात से बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। निगाह उठाकर मुझे देखने के बाद इसने चेहरा फिर झुका लिया। उस कमीन ने मुझसे कहा था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद इसकी जुबान ने एक बार फिर इसका साथ छोड़ दिया। इसने मुझसे कहा था कि एडवानी जी कह रहे कि तुम इतनी खूबसूरत हो के तुम्हें सामने बिठाकर जिंदगी भर तुम्हें पूजने को जी चाहता है। इर्तिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। और तुमने एक सच कहने पर उस बेचारे को थप्पड़ मार दिया। इर्तिका के इस तरह शर्माने ने मुझे थोड़ा सा बेबाक कर दिया था। मैं भूल गया था कि मैं इसके बारे में क्या कह चुका हूँ या इस वक्त किस दौर से गुजर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे लुत्फ ये सोच कर आ रहा था कि कहाँ इर्तिका जैसा खूबसूरती का मुजस्मा और कहाँ वो गुफ्तगू के दौरान मुँह से थूक उड़ाने वाला गंजा डवानी। इर्तिका ने मेरा फिक्रा सुनकर नजरें उठाई, मगर फिर मेरे चेहरे पर खिलती हुई शरीर मुस्कुराहट देखकर वो समझ गई कि मैं इसे छेड़ रहा हूँ। इसका जवाब तो मैंने इसी वक्त इस कुतिया को दे दिया था। इर्तिका ने जवाब दिया। और वो जवाब क्या था? मैंने इसे मजीद छेड़ते हुए कहा। मैं समझी थी कि बात खत्म हो गई, लेकिन एडवानी बराह रास्त मुझसे गुफ्तगू की तो
मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकी, बल्कि मैं ही क्या, मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इर्तिका ने मेरे सवाल से कन्नी कतराते अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब फिर वही सवाल है कि एडवानी ने क्या बदतमीजी की थी। मैंने संजीदा सूरत बनाते हुए कहा, सिकंदर प्लीज। इर्तिका इस बात बर्दाश्त न कर सकी। मैं पूरी संजीदगी से आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इसके लहजे में इल्तिजा थी। इर्तिका बीबी, आप वो गुजरने के बाद ये गुफ्तगू फरमा रही हैं। मैंने भी इसी संजीदगी से जवाब दिया। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आम हो, और इसने इसी तरह झुके हुए चेहरे के साथ कहा था, लेकिन आप मुझ पर एतमाद तो कर सकती हैं, मैंने कहा। और कमरे में कुछ देर के लिए एक बार फिर खामोशी छा गई। आपकी खामोशी ने जंग सिंह के हामी को बात बढ़ाने का मौका दे दिया और वो मुख्तलिफ इल्जामात के जरिए बात यहाँ तक पहुँचा दी। मैंने मुख्तसर सी खामोशी को ख़त्म करते हुए एक बार फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपका इशारा वाजपेयी वगैरह की जानिब है तो मैं कहूँगी ये तमाम लोग बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने की कोशिश करते हैं, ये सब असल में बिल्कुल एक हैं। इर्तिका ने मेरी बात से गलत नतीजा अख्ज़ करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर और सुलझे ज़हन वाले शख्स की एक्टिंग करने वाले वाजपेयी से इनके एक आम कारकुन तक, इन सब की सोच बिल्कुल एक है। इर्तिका मौजू को एक मुख्तलिफ रुख पर ले जा रही थी। हिंदू ज़हनियत और हिंदू फ़लसफ़ा यही है कि जब तक काम ना निकले हाथ बांधे खड़े रहो, लेकिन मौका मिलते ही आस्तीन के खंजर को इस्तेमाल कर लो। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं इर्तिका। मैंने इसे इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू से रोकने के लिए कहा, और मेरा भी आप समेत तमाम ऐसे अफराद से जो मसले की किल को समझे बगैर इसके जुज़ पर बहस करते रहते हैं। इख्तलाफ यही है कि जब तक आप लोग जिसे बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, मसला हल नहीं होगा। इर्तिका अब उस मूड में आ चुकी थी कि इसे रोका नहीं जा सकता था, इसलिए खामोश हो गया और इर्तिका ने अपने मखसूस अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। मेरा ताल्लुक तो सियासत या सहाफ़त से नहीं है, लेकिन आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जब जाकिर हुसैन सदारती उम्मीदवार बने थे तो एक जानिब जंग सिंह के हिंदू ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए एलानियन की मुखालफत ये कहते हुए की थी कि अगर आज एक मुसलमान सदर बन गया तो कल मुसलमान वजारत उज़्मा के ख्वाब भी देखने लगेंगे। लेकिन दूसरी जानिब सेकुलर कांग्रेस में मौजूद लोगों ने जाकिर हुसैन साहब को मुखालफत में जो दलाल दिए, आप यकीनन इनसे भी वाकिफ हो गए। इर्तिका, आप खामखा, मैं इसे टोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी रो में बोलती चली गई। मैं खामखा बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपसे ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदू ज़हनियत कभी भी किसी मुसलमान को ताकतवर पोजीशन में नहीं देख सकती, और यही बात इनके हर अमल के पीछे होती है। तुम्हारा मतलब है कि मेरा मतलब यह है कि आप जो कि बहुत तेज़ी से आगे आ रहे थे, और अगर काबीना में शामिल हो जाते तो एक ताकतवर वजीर साबित होते, और वजारत इत्तलात एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हर वक्त खबरों में रहती है। इसलिए हिंदू ज़हनियत का फैसला ये था कि आपको इससे दूर रखा जाए। इसके लिए वो कोई भी बहाना बना सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इर्तिका की बात में वजन था, लेकिन मैं इसे तस्लीम करने से हिचकिचा रहा था। नौकरियों के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए गए हैं। फौज और पुलिस ने शक की निगाह से देखा जाता है। कारोबार इस डर से नहीं कर सकते कि हर वक्त इनके सर पर तलवार लटकती रहती है कि न जाने कब फसादात शुरू हो जाए और इनका तमाम सरमाया नजर आतिश हो जाए। इर्तिका वो हकीकतें बयान कर रही थी जिससे मुझे इनकार नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इर्तिका इन बातों का जिक्र मौजूदा सियासी कलाबाजी से किस तरह जोड़ना चाह रही है। 1970 से आज तक सिकंदर साहिब, सेकुलर हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान को किसी ऐसे ओहदे पर पहुंचने नहीं दिया गया जहां वो किसी भी तरह अपनी कौमी कुव्वत या सलाहियत का मुजाहरा कर सके। इर्तिका ने आखिर वो बात कह दी जिसके लिए इसने इतनी तवील तमहीद बांधी थी, और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप वो नाम बता दें कि मैं अपनी तस्हीह कर सकूँ। इर्तिका के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं खामोशी रहा था। आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैंने एडवानी की बेहुदा गुफ्तगू का जवाब देकर गलत किया है तो मैं गलती की तलाफी के लिए तैयार हूँ। इसने नर्म लहजे में आहिस्ते से कहा, अब भी जब आप कमरे में तन्हा थे और हम दोनों बाहर थे तो इस शैतान का एक और फोन आया था। इर्तिका इतना कहकर रुक गई। क्या कहता था? मुझे अपनी रगों में आग दौड़ती महसूस होने लगी थी। उसका कहना था कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो रुक रुक कर गुफ्तगू कर रही थी जैसे वो कुछ नहीं कहना चाह रही, और जब वो कह रही थी मेरे लिए अपनी जगह बैठना मुहाल हो गया था। मैं गुस्से के आलम में अपनी जगह से उठा, लेकिन मेरे साथ वो भी उठ खड़ी हुई। प्लीज सिकंदर, इसने मुझे रोकते हुए कहा, इस तरह की कोई हिमाकत न करें जिस तरह की हिमाकतें विजय के लिए मखसूस है। इसने मुझे हाथ से पकड़कर रोकते हुए कहा, लेकिन इर्तिका ये सब। मैंने इसकी जानिब देखते हुए कहा, हमें ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करना होगा कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। इसके लहजे में वही फरियाद थी जो हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लहजे में मौजूद रहती है। आज़ादी के बाद भारत की तारीख की पहली कांग्रेसी वजारत की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया, लेकिन इसमें से चंद घंटे पहले तक के 2 मोतबर नाम शामिल नहीं थे। मुझे मरारजी ने काबीना में इसलिए शामिल नहीं किया था कि वह अडवाणी और इनके जनसंघी साथियों की धमकियों के बाद किसी भी किस्म का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे, और देवजी विजय ने मेरी हमायत में खुद ही अपना नाम वापस ले लिया था।
ہمارے لیے یہ اعزاز ہی کیا کم ہے کہ ہماری کوششوں سے مراجی وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ حلف وفاداری کی تقاریب والی رات جب میں اور وہ تنہا رہ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، مگر تاؤ جی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اب تک اس چوٹ کو پوری طرح سہ نہیں پایا تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اس پر تو بحث کا وقت ختم ہو گیا۔ بوڑھے سیاستدان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم مراجی کے لیے بہترین زینے ثابت ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں اس تک استعمال کیا، اور ظاہر ہے جب کوئی شخص اوپر پہنچ جاتا ہے تو زینے کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے۔ اب اسے زینے کی کیا ضرورت؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مگر تاؤ، زینے صرف اوپر جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ میں اپنے غصے کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہیں بچے، انہوں نے چمکاتے ہوئے کہا، سیاست میں زینے صرف اوپر جانے کے لیے ہوتے ہیں، بلندی سے نیچے براہ راست پھینکے جانے کا رواج ہے۔ ان کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ تم شراب بھی تو نہیں پیتے۔ انہوں نے میرے چہرے پر غصے کی ابھرتی مٹتی تصویریں بنتی دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ میں نے ان کی اس بے موقع گفتگو پر انہیں بغور دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ اگر تم شراب کے عادی ہوتے تو 2 پیگ میں تمہارا یہ سارا غم دور ہو جاتا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، مگر تاؤ، شراب تو آپ بھی نہیں پیتے۔ میں نے چند دنوں کی رفاقت میں ان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھی ان کی بنیاد پر کہا، ہاں اب نہیں پیتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کبھی میں بھی جوان تھا، اور یہ کہہ کر خود ہی ہنسنے لگے۔ اب بھی اگر کبھی جوانی کو یاد آ جاتی ہے تو تھوڑا بہت غم غلط کر لیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کھلتے ہوئے کہا، آؤ تمہیں تھوڑی سیر کرا لاؤں۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، کہاں؟ میں کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زیادہ غم مجھے اس بات کا تھا کہ میری جگہ ایڈوانی وزیر اطلاعات بنا دیا گیا تھا۔ وہ ایڈوانی جو چند دن پہلے تک وزیر اطلاعات بننے سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ بقول اس کے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ صحافیوں کا سامنا کر سکے، مگر اب وہی اس جگہ پر آجمان تھا۔ کوئی سوال کیے بغیر چلے آؤ۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں دہلی میں رہنے کے باوجود تم آج تک نہیں گئے ہوگے۔ میرے لیے ان کی بات کو رد کر دینا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے ان کے ساتھ نکل آیا۔ گاڑی میں نے ہی ڈرائیو کی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ جانا کس جانب ہے۔ البتہ کار میں بیٹھتے ہی انہوں نے ایک ایسے علاقے کا نام لیا جہاں صرف اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی رہائش تھی۔ ہم اس علاقے میں پہنچے تو انہوں نے راستہ بتانا شروع کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ہماری گاڑی ایک وسیع کوٹھی کے باہر موجود تھی۔ آپ کا کوئی پرانا دوست رہتا ہے یہاں؟ میں نے کوٹھی کی شان و شوق کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے شہر کا سب سے مہنگا سپلائی ڈپو ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی دوران گیٹ پر کھڑا وہ گورکھا ہماری گاڑی کے قریب آ چکا تھا۔ میڈم سے کہو بہار سے دیو جی وجے آئے ہیں، انہوں نے گورکھے سے کہا، اور گورکھا بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ان کے سپلائی ڈپو اور پھر میڈم کے الفاظ استعمال کرنے سے میں چونک ضرور گیا تھا، لیکن میرا ذہن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ معززین کے درمیان ایک چکلا بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ان سوچوں میں گم و شہزادے دیو جی وجے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تاؤ، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو یہ آس پاس والے یہ انہیں کچھ نہیں کہتے۔ میرے لہجے میں جو حیرت شامل تھی، شاید اس لیے اس نے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کسی سپاہی کی اتنی ہمت ہو سکتی کہ اعلیٰ افسران کے گھروں پر سامان پہنچانے والی دکان پر چھاپا مار سکے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اعلیٰ ترین لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ مگر تاؤ جی آپ، میں نے ایک اور سوال کیا۔ میں آج ایک عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں، اور وہ بھی بس یوں ہی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے مزید کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے گورکھا گیٹ کے ساتھ بنی چیک پوسٹ قسم کی عمارت میں چلا گیا تھا، اور وہاں سے اس نے اندر کسی ذریعے سے اطلاع کروا دی تھی کہ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھول دیا گیا، اور میں گاڑی لے کر اندر چلا گیا۔ اندر 2 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ عمارت کے مکینوں کے استعمال میں ہی رہتی ہیں۔ پورچ میں اتنی جگہ موجود تھی کہ ہماری گاڑی بآسانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں گاڑی کھڑ کے نیچے اترا ہی تھا کہ سامنے سے ایک خاتون آتی نظر آئی۔ دیو جی وجے دوسری جانب سے اتر آئے تھے، اور خاتون انہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ آئے ہیں۔ خاتون ہمارے قریب پہنچ کر دیو جی وجے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ خوش آمدید کہے جانے والی فکرے کے جواب میں انہوں نے کہا، بوڑھے تو نہیں ہوں، لیکن جوان بھی تو نہیں رہنا۔ انویلی خاتون نے پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہوئے کہا، ہندی فلموں میں میڈم کہلانے والی اس طرح کی خواتین کو جس طرح دکھایا جاتا ہے، یہ خاتون ان سے اکثر مختلف تھی۔ نہ ان کے جسم پر چربی کی تہیں تھی، اور نہ ہی چہرہ غازہ اور لالی سے تھپا ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ خاصی متناسب جسم کی ہلکے میک اپ میں ایک ایسی خاتون تھی جن کا غائبانہ تعارف اگر نہ ہو چکا ہوتا تو شاید میں انہیں کوئی بہت ہی معزز خاتون سمجھتا۔ یہ سکندر ہے۔ دیو جی وجے نے ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیص سوٹ میں ملبوس اس طرح شدہ بالوں والی خاتون سے تعارف کراتے ہوئے کہا، ان سے اخبار پڑھنے والا کون شخص واقف نہیں؟ خاتون بہت صاف ستھری زبان میں دہلی کے روایتی لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔
आदाब, मैंने तारुफ के बाद कहा। आदाब, उन्होंने जवाब दिया। तमाम गुफ्तगू यहीं खड़े खड़े कर लेंगे या अंदर भी आने के लिए कहेंगी? देवी विजय ने एक और चोट करते हुए कहा। अपने घर में आने के लिए भी कोई इजाज़त मांगता है, और फिर वो अगर सुबह का भूला हुआ हो तो इसे तो इजाज़त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मैडम यहाँ भी जवाबी पत्थर फेंकने से चूकी नहीं थी। आइए सिकंदर साहिब, उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से दावत देते हुए कहा। आप पहली बार तशरीफ़ लाए, इसलिए आपकी मेहमान नवाजी तुम पर फ़र्ज़ है। मैडम ने इस बार बराह रास्त चोट नहीं की थी, मगर बिलवास्ता इस बार भी इनका निशाना वही पुराना था। देवी जी विजय के पास कहका लगाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सुना था कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो बरसों बाद आओ, तब भी कोई हैसियत नहीं है। अब आप इस तरह गुफ्तगू नहीं करेंगे, मैडम शाह के लहजे में कहा। और पहली बार मुझे इनके लहजे में एक रिवायती अंदाज मिला था। उसी और इस ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए मेरी आंखें उबलने के लिए बेताब थी। ड्राइंग रूम बिल्कुल उसी अंदाज में सजाया गया था जिस तरह हिंदी फिल्मों में बड़े बड़े सेठों के मकानात दिखाए जाते हैं। अंदर दाखिल होते ही मेरा पहला तासुर यही था कि हम स्क्रीन पर कोई इंडियन फिल्म देख रहे हैं और अभी किसी कोने से हीरो निकलेगा और गाना शुरू कर देगा। सफेद रंग के ऐसे दबीज कालीन जिस पर पैर फंस जाएं। पर पहला कदम रखते मैंने सोचा कि अपने ज़मीर को गुनाह पर आमादा कर लेने वाले इंसान इतने सुकून से किस तरह रह लेते हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या शौक फरमाएंगे? हमारे बैठने के बाद मैडम ने हम दोनों से मुश्तरका तौर पर सवाल किया, और इससे पहले कि मैं कुछ कहता देव जी मुझे बोल पड़े, ये सिकंदर साहब को शौक नहीं फरमाते। और इसके साथ ही उन्होंने एक फरमाइशी कहका लगाया। वाकई, मैडम ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा, जी हाँ, मैं पहली बार अपने शराब से परहेज पर शर्मिंदा होने लगा था। अगर खूबसूरत हाथ ऑफर करें फिर भी आप मना कर देंगे? मैडम ने इतनी मासूमी से सवाल किया जैसे दो का पहाड़ा सुना रही हूँ। अगर खूबसूरत हाथ आपके हों तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा। ये हौसला मुझे देवी विजय ने इनकी चेहलों ने दिया था, लेकिन फिक्र मुकम्मल करने के बाद मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया। अब आप बनाने लगे हैं, इसने बनावटी शर्म से कहा, और मेरे ज़हन में कहीं पड़ा हुआ फिक्रा गर्दिश करने लगा कि तवाइफ सिर्फ अपने नाजो अदाही से मर्द को अपने दाम में फंसा लेती है, वरना इसमें और घरेलू औरत में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर इन्हें आपके हाथों से ही इफ्तिताह करवाने का शौक़ है तो आपको क्या एतराज़ है? देव जी विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जी, इसने आंखें मटकाते हुए कहा, अगर ये बात तो हम अपने सिकंदर साहिब के लिए ऐसी खूबसूरत साथी का इंतज़ाम करेंगे कि आइंदा इनके सामने जब भी गिलास रखा जाए इनके दिल से एक आह निकलेगी। इस तरह ज़िंदगी भर तड़पने से बेहतर है कि मैं हमेशा इस उम्मल खबाई से दूर रहूं। मैंने हंसते हुए कहा, देखा आपने नाराज़ कर दिया ना? देव जी विजय ने कहा। इस मौका पर वो किसी तरह भी एक संजीदा और बुजुर्ग सियासतदान नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि अपने अमल से वो एक खलंडरे लड़के लग रहे थे। मैं इन चैलों को मजाकी समझ रहा था, और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि सबसे बढ़कर मुझे एहसास था कि देव जी विजय इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं शराब का कितना बड़ा मुखालिफ हूँ। मगर जब मैडम अभी हाजिर हुई कहकर अंदर गई तो मेरी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। ताऊ जी, ये खातून तो कुछ ज़्यादा ही संजीदा होती जा रही हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा जी, यह हर बात संजीदा होती है, उन्होंने जवाब दिया, और मैं हैरान रह गया। मगर ताऊ जी, मैं तो शराब। मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने बात उचक ली। ज़िंदगी में इस तरह की गलतियाँ नहीं करोगे तो माफ़ी की बात किस बात की मांगोगे? इसलिए जो मौका मिलता है इससे खूब फ़ायदा उठाओ और दिल भर के गुनाह किए जाओ, ताकि हमारी उम्र तक पहुँचो तो याद करने के लिए कुछ कहानियाँ तो हों। बड़े मियाँ अपनी पुनीत रंग में थे। मगर ताऊ जी, आखिर ये हैं कौन? मैंने अपना सस्पेंस दूर करने के लिए कहा। ये कौन है? देव जी मैडम का तारुफ करवाते बोले। सब इन्हें किरण जी कहते हैं। अब सवाल यह है कि इनके हाथ कितने दराज हैं तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि इनके राब्ते यहाँ से लेकर मिडल ईस्ट तक हैं। देव जी विजय इनकी शान में तकरीबन कसीदा गोई पर उतरे हुए थे। किरण जी बड़े लोगों की फरमाइशें पूरी करती हैं और इन बड़े लोगों की इनकी बात मानती हैं, इसलिए इमदाद बाहमी का ये प्रोग्राम चल रहा है। देव जी की बात समझ में तो आई थी, लेकिन न जाने ज़हन इसे तस्लीम करने के लिए क्यों तैयार नहीं था। मगर ताऊ जी, यहाँ तो हर जानिब खामोशी खामोशी है, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। बेवकूफ़, कभी आड़तियों की दुकानें देखी हैं? छोटी छोटी सी, जिनमें 5 पर टेलीफोन रखे होते हैं। उन्होंने मुझे प्यार से डांटते हुए कहा। जी हाँ, देखी तो हैं, मैंने कुछ कुछ समझते हुए कहा। तो समझ लो कि ये भी परचून की नहीं बल्कि बड़ी आड़ती की दुकान है, इतने बड़े आड़ती की जो पूरी पूरी फसलों का सौदा कर लेता है।